हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 31 जुलाई लास्ट डेट था इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। आई होप आप सभी ने अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली भर दिया होगा। एंड इस बार गवर्नमेंट ने कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया था, 31 जुलाई ही लास्ट डेट था। आई होप कि आपने सभी ने अपना रिटर्न टाइमली भर दिया होगा। आज का ये टॉपिक हम लोग का इनकम टैक्स के ऊपर ही है। इनकम टैक्स कैसे बचाए एंड क्या क्या लोग इनकम टैक्स में गलतियाँ करते हैं एंड कैसे इनकम टैक्स को सुधारा जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अपना बचाया जा सकता है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपका जो कैपिटल गेन के ऊपर जो भी टैक्स आपको लग रहा है तो वो आपका पूरा एकदम ज़ीरो हो जाएगा। इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ, आप कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। चलिए फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ पहले सैलरी से स्टार्ट करते हैं। सैलरी में कैसे टैक्स हम लोग बचा सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर्म 16 को लेके फॉर्म 16 को बस अपलोड कर देते हैं, जो जो डिटेल उसमें लिखा रहता है एज इट इज़ उसको फिलअप करके भर देते हैं। बट वो चीज़ काफ़ी गलत है। बहुत बार क्या होता है, फॉर्म 16 में भी अगर आप देखेंगे तो अमाउंट जो भी दिया हुआ है वो गलत अमाउंट दिया होगा। सपोज जैसे आपका HRA कंपोनेंट है तो हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस वो आपका डिपेंड करता है आपका हाउस रेंट कितना है उसके ऊपर, आपका बेसिक सैलरी कितना है उसके ऊपर और कितना आपको HRA रिसीव हुआ उसके ऊपर। बहुत बार क्या होता है, आपका जो भी आप रेंट पे किए हो उसका डिटेल आपके जो एम्प्लॉयर है उनके पास नहीं रहता है। उस वजह से जो कैलकुलेशन होता है उसमें कुछ गलती हो सकता है, या इसी तरह से और भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे सपोज पहले आपका रेंट था 10,000 पर मंथ, बाद में वो इंक्रीज होकर 15,000 हो गया। जो आपका रेंट जो बढ़ गया वो आप अगर अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताएंगे तो वो आपका 10,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देगा। उस केस में आप रेंट तो आप ज़्यादा पे कर रहे हो, HRA भी आप हो सकता है ज़्यादा क्लेम कर सको, तो उस केस में आप वो सब जो बेनिफिट होता है वो आप छोड़ देते हो। इसीलिए जो आप आँख बंद करके फॉर्म 16 को देख के अपलोड कर देते हो बिना उसको क्रॉस चेक किए, तो वो चीज़ गलत है। HRA हो गया। फिर सेकेंड थिंग है आपका मील के ऊपर भी आपको 50 रुपीज़ पर मील पे डिडक्शन मिलता है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर फ्री मील प्रोवाइड करे या बहुत सारे लोग सोडेक्सो वाउचर देते हैं तो उस पर भी काफ़ी सारे डिडक्शंस होते हैं। तो आप सभी को वो सब डिडक्शंस को देखते हुए फिर आपको अपने रिटर्न्स भरने चाहिए। तो ये तो हो गया सैलरी के ऊपर। सैलरी में लोग HRA में बहुत मैक्सिमम लोग HRA में गलती करते हैं। देन सेकंड आपका आता है कैपिटल गेन। बहुत लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई गेन नहीं लगता, म्यूचुअल फंड बेचने को वो लोग रिपोर्ट भी नहीं करते, बट वो चीज़ गलत है। म्यूचुअल फंड भी अगर आप सेल कर रहे हो तो उसमें भी आपका कैपिटल गेन लगेगा, उसको भी आपको रिपोर्ट करना है अंडर कैपिटल गेन में। ये कैपिटल गेन के ऊपर ये म्यूचुअल फंड वाले भी बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने देखे हैं, बहुत लोग इस तरह की गलती करते हैं। देन थर्ड पार्ट आता है आपका डिडक्शंस। डिडक्शंस आपका बहुत सारे अवेलेबल रहता है जो कि आप लोग क्लेम नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल मेडिकल एक्सपेंडिचर, अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, उनका एज 60+ है, तो 50,000 आप मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। अगर आपने तो नॉर्मली 50,000 पर ईयर तो हो ही जाता है पेरेंट्स के नाम पे मेडिकल एक्सपेंडिचर। वो चीज़ बहुत लोग क्लेम करना भूल जाते हैं, वो चीज़ बहुत लोग क्लेम नहीं करते। मेडिकल एक्सपेंडिचर में भी आप लोग वो क्लेम कर सकते हो। और सैलरी में एक और पार्ट मैं बताना भूल गया कि सैलरी में अगर सपोज आप अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हो, सपोज आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो आपका रेंट पेड वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। HRA आपका मिलता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक, 40% ऑफ बेसिक सैलरी और HRA एक्चुअली रिसिव्ड। अगर मेट्रो है तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज़ लोअर। इस केस में रेंट पेड तो आपका ज़ीरो हो जा रहा है, तो आपको HRA बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, HRA बेनिफिट लेने के लिए अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी है, अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं, आपके पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आप अपने पेरेंट्स के साथ एक रेंट एग्रीमेंट बना सकते हो जिसमें आप दिखा सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहे हो एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि आप कितना उसमें दिखाओगे। तो कितना दिखाओगे में, आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 50% या फिर 10 या फिर जो आपको HRA मिला है वो प्लस वो आप कैलकुलेशन कर लो जितना आ रहा है मैक्सिमम, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट के लिए उतना आप ले सकते हो। HRA आपको उस तरह से वर्क करना पड़ेगा, आप कितना मैक्सिमम रेंट दिखा सकते हो। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी में पेरेंट्स के साथ आप एक रेंट एग्रीमेंट बना लो, हर महीना उतना ट्रांसफ़र करके आप HRA बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। तो ये था सैलरी के बारे में और कैपिटल गेन के बारे में। देन थर्ड थिंग आता है कैपिटल गेन में एक और चीज़ है। सपोज कैपिटल गेन में आप कुछ एक शेयर खरीदे हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, शेयर जब प्रॉफिट में जाता है या फिर सपोज म्यूचुअल फंड भी है, तो म्यूचुअल फंड अगर लॉस में है तब उसको सेल नहीं करते, वेट करते रहते हैं कब वो प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट में आने से वो उसको बेचते हैं। एक्चुअली जो 30% स्लैब रेट में वो एक तो पहले इतना रिस्क ले लिए, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इतना रिस्क लेके इतना अर्निंग जो भी किए है, इतना रिस्क लेने के बाद अर्न किए।
अगर सपोज 1,000 रुपीज़ अर्न किए शेयर कैपिटल में 30% स्लैब रेट में, तो वो जो 1,000 रुपये उसमें वो अर्न किए, 1,000 में से 30% तो वो गवर्नमेंट को दे देंगे। उसके ऊपर बहुत सारे जिनका हाई स्लैब रेट में हाई इनकम है, सपोज जिनका 5 करोड़ से ऊपर का इनकम है, 1 करोड़ से उनका ऊपर का इनकम है, उनको उसके ऊपर सरचार्ज भी देना पड़ता है, 4% सेस भी देना पड़ता है, सारा कुछ देना पड़ता है। तो 1,000 रुपया वो इतना रिस्क लेके कमाए, बचा उनको सिर्फ 6,000, तो ऐसा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। सो इससे बेटर उनको क्या करना चाहिए कि जो उनका लॉस वाला भी कुछ, अगर मान लीजिए उनका शेयर होगा, सपोज उनके पोर्टफोलियो में 4 शेयर है, 3 उनका प्रॉफिट में, 1 उनका लॉस में, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, 3 प्रॉफिट वाले को तो बेच देते हैं, लॉस वाले को वेट करते रहते हैं कब ये प्रॉफिट में आएगा तब मैं उसको बेचूंगा। तो ये चीज़ भी गलत है। आप इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो? सपोज जैसे आपका 3 तो आप प्रॉफिट में बेच दिया, अभी आप देख रहे हो कि आपका सपोज 50,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, आपको मालूम है कि 50,000 के ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। सो आप क्या कीजिए, 31 मार्च को आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए, या लास्ट वीक ऑफ मार्च में आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए। आप देखिए आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जो लॉस में चल रहे हैं। जो भी आपके लॉस में चल रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप सीधा लॉस वाले शेयर्स को बेच दीजिए। अगर आपको उसको होल्ड करके रखना है तो आप वापस 1 अप्रैल को उसको दोबारा आप परचेज कर सकते हो। बेचने से क्या होगा, आपका जो लॉस उसमें आया, सो आपका जो ऑलरेडी जो 3 शेयर जो आपके प्रॉफिट में थे, वो 3 के कैपिटल गेन ये वाले लॉस से आपका आउटसेट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऑफसेट होके आपको टैक्स कुछ लगेगा नहीं। तो आपका जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन आपका शेयर वाइज नहीं लगता है, वो तो आपका इन टोटल सारे स्टॉक्स को मिला के लगता है। तो आपका जो कैपिटल गेन है वो आपका पूरा एकदम जीरो हो जाएगा। कैपिटल गेन पूरा जीरो हो गया तो फिर आपको प्रॉफिट में मतलब कुछ उसमें कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से प्लान करके आप कैपिटल गेन में पूरा टैक्स बचा सकते हो। देन आपका लास्ट पार्ट आता है डिडक्शंस का। डिडक्शंस में जैसे मैंने एक 80D में बताया 50,000 वो लोग छोड़ देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने आप इनकम टैक्स रिटर्न में ITR 1 ये सब ऑनलाइन फाइल करते हैं। ऑनलाइन अगर आप फाइल करते हैं, वो लोग कुछ देखते नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं रहता, बस सीधा सबमिट कर देते हैं कि हाँ हम लोग टैक्स प्रोफेशनल को क्यों रुपया दे, हम लोग खुद से रिटर्न भर देते हैं। सारा तो आजकल ऑटो फिल हो गया, AIS से सारा डिटेल्स आ जाता है, AIS से सब डिटेल आ जाता है। बट 80 TTA का डिडक्शन, जो आपका सेविंग इंटरेस्ट में जो आपको डिडक्शन मिलता है 10,000, एंड अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 50,000 का जो डिडक्शन मिलता है वो आपको ऑटो पॉपुलेट नहीं होता अगर आप ऑनलाइन फाइल करते हो तो बहुत लोगों का आप देखोगे कि वो लोग अपने आप ऑनलाइन फाइल कर देते हैं एंड ये 80 TTA का डिडक्शन वो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ऑटो फिल नहीं रहता है। फॉर्म 16 में जो है वो अपने आप आ गया, बाकी जो भी डिटेल्स है AIS से आ गया, तो वो लोग उसी को बेसिस में अपना रिटर्न भर देते हैं। उसमें बहुत लोग क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनको मालूम नहीं रहता म्यूचुअल फंड वो सेल किए हुए रहते हैं, AIS में दिखा रहा होगा सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, बट वो अपने इनकम टैक्स में दिखाते नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका AIS में मिसमैच आएगा, तो आपके नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने खुद से अपने रिटर्न मत भरिए। आप 1,000-2,000 बचाने के चक्कर में आप खुद से अपना रिटर्न भरते हैं, और 1,000-2,000 की जगह आप अपना 10,000 20,000 या उससे भी ज़्यादा का आप अपना लॉस करवा बैठते हैं। तो इसीलिए खुद से रिटर्न मत भरा कीजिए। खुद से आप अगर रिटर्न भर सकते थे तो फिर हम लोग का काम ही क्या था। तो इसलिए आप इस तरह के काफ़ी सारे जो डिडक्शंस है जो हम लोग को मालूम है, तो हम लोग आपको उसमें गाइड करके आप लोग का टैक्स बचा सकते हैं। सो इसीलिए खुद से भरने का गलती मत कीजिए। अगर आपको इस बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं हो तो प्लीज़ किसी का हेल्प ले लिया कीजिए। सो 80 TTA वाले का मैं देखा हूँ बहुत लोग वो वाला डिडक्शन छोड़ देते हैं। 80D का जैसे मैंने आपको बताया वो छोड़ देते हैं। देन आपका फिर 80C में भी जो आप लोग एम्प्लॉयर को बताए हो 80C में, तो वो आपका ऑटो फिल होके उसमें आ जाता है। आपका फॉर्म 16 से ऑटो फिल होके वो 80C में उतना ही डिडक्शन दिखाता है। बट अगर उसके अलावा भी आप अगर कोई LIC लिए हो, फिक्स डिपॉजिट लिए हो, या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो, या ट्यूशन फीस का कुछ है आपका जो आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताए हो, तो वो सब का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। बट आप अगर एम्प्लॉयर को नहीं बताए हो तो उस केस में आपके फॉर्म 16 के थ्रू उसमें दिखाता नहीं है, तो वो भी आप बिना देखे उसको आप भर देते हो। तो अगर आप वैसा कुछ डिडक्शन किए हो तो आप वो अमाउंट को वहाँ पर चेंज करके आप भर सकते हो। देन उसमें एक गलती और ये लोग करते हैं कि जो आपका ओल्ड रिजीम है एंड न्यू रिजीम है, आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। दोनों में जो आपको बेनिफिशियल है सैलरीड वाले वो लोग उसमें ले सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेट नहीं करते हो, सीधा ओल्ड रिजीम के हिसाब से उसको कर देते हो एंड मीन्स अननेसेसरीली उसमें काफ़ी सारा बहुत जन का मैं देखा हूँ बहुत सारे टैक्सेस दे देते हैं। और एक गलती लोग क्या करते हैं कि सपोज जैसे जिनका भी टैक्स स्लैब आपका 5.5 लाख के अराउंड है, या 6 लाख 6.5 लाख अराउंड लाइक डैट है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर नहीं पाते। सपोज आपका मान लीजिए 5,50,000 रुपये आपका इनकम है, 5,50,000 पे आपका क्या होगा, 5,50,000 में अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए तो आपका जो 12,500 का रिबेट था, आपका तो इनकम 5 लाख से अबव है,
तो वो आपको मिलेगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, आपका पूरा 5.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। बट वही अगर आप उसको 50,000 आप अगर सिर्फ इन्वेस्ट कर देते तो उस 50,000 के कारण आपका ये जो 50,000 पे आपको 20% टैक्स लगता, 50,000 के ऊपर 20% आपका 10,000 आता है। तो 10,000 आपका ये वाला टैक्स बचता और 12,500 वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जो 5% है, तो आपका 12,500 वो बचता, 12,500 और 22,500 प्लस 4% सेस एंड प्लस वो। तो आपका इतना ज़्यादा टैक्स आपका बचता, आपको सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट करना था। इन्वेस्ट आप कहीं भी कर सकते थे, हेल्थ इंश्योरेंस में कर सकते थे, LIC में कर सकते थे, आप म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ले सकते थे, उसमें आपको आइडिया नहीं है तो आप नॉर्मल अगर आप FD भी करते तो, या फिर आप अगर हाउस लोन ले लेंगे तो वो सब में आपको टैक्स बच जाएगा। तो ये सब लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, बस 50,000 अगर इन्वेस्ट करते तो आप देखिए यहाँ पे कितना उनका टैक्स बच जाता। तो इस रेंज में जो भी रहते हैं, इस रेंज के सैलरी इनकम में जो भी जिनका भी है 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, तो उन सभी लोगों का टैक्स पूरा बच सकता है। कैसे बचेगा, ATC में आप 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए, NPC में आप पेंशन फंड में आप 50,000 और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए, 2 लाख हो गया। फिर हेल्थ इंश्योरेंस पेरेंट्स के नाम पे 50,000 कर दिए, 2,50,000, 25,000 सेल्फ एंड फैमिली में कर दिए, तो 2,75,000 ऐसे ही आपका हो गया। इसके अलावा और आप अगर सेविंग में इंटरेस्ट आया तो 10,000 वहाँ से आ गया, 2,85,000 हो गया। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे, HRA ये सब करके। तो जिनका भी 8 लाख के आसपास भी, उनका भी टैक्स प्लानिंग करके टैक्स पूरा ज़ीरो किया जा सकता है। सो नेक्स्ट टाइम से अगर आप खुद का रिटर्न खुद भी भर रहे हैं तो काइंडली ये सब चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में आज बताई है वो सब का ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपका कैपिटल गेन के थ्रू इनकम कुछ आ रहा है तो कैपिटल गेन में जब भी आपको कुछ भी इनकम आ रहा है, आप ईयर के एंड में, मीन्स मार्च के मंथ में आप देख लीजिएगा कितना आपका उस ईयर में बेनिफिट हुआ है। जितना भी आपका गेन हुआ है आप उतना या उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा भी आप लॉस, अगर लॉस मेकिंग वाला कुछ है आपका, उसको आप बेच देते हैं तो आपका नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो उसमें तो आपको कुछ लॉस है नहीं। तो इसी तरह से पूरा आप टैक्स प्लानिंग करके, सो आई होप आज का वीडियो आपको कुछ हेल्प किया होगा। एंड वीडियो देखने के बाद आप अपना कुछ टैक्स बचा पाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड इसी तरह से और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।